जिस समय प्रयाण अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसी समय आदित्य वापस अपने गांव नैरोगढ़ पहुंच गया था। आदित्य के बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब वो गंगेश्वरी में ढूंढ ही नहीं पाया था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस अपने दादाजी के पास लौटना पड़ा। आदित्य जैसे ही अपने घर पहुंचा, वैसे ही उसके दादाजी को उसके लौटने की खबर मिल गई थी और उन्होंने आदित्य को मिलने के लिए बुला लिया। दादाजी रमाकांत का आदेश पाकर आदित्य तुरंत उनके कमरे में गया तो रमाकांत ने पूछा, अरे आदित्य, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए हो? क्या हुआ वहां? आदित्य के सवाल अपने दादाजी को लेकर भी बहुत सारे थे। उसने तुरंत एक सवाल पूछते हुए कहा, दादाजी, मुझे गंगेश्वरी में एक आदमी मिला और उसके हाव भाव, चलना फिरना, यहां तक कि वो आप जैसी ही बात कर रहा था। क्या आपने उसे उस गांव भेजा है? आदित्य के सवाल ने रमाकांत को ज्यादा बेचैन नहीं किया। उन्होंने इसीलिए आसानी से जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने ही उसे गंगेश्वरी भेजा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका कोई अस्तित्व है। मुझे लग रहा है कि अगर वो तुम्हें वहां मिल गया था तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा गंगेश्वरी में कोई भी काम अच्छे से नहीं हुआ। गंगेश्वरी में जो भी हुआ उसे अच्छे से मुझे बताओ। रमाकांत के सवाल करते ही आदित्य ने गंगेश्वरी में हुआ सारा किस्सा उसके सामने रख दिया। रमाकांत ने आदित्य की हर बात को ध्यान से सुना। रमाकांत के अलावा वहां पर और भी कुछ बच्चे थे जो उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। आदित्य के पिता भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने ईश्वरी और उसके परिवार के बारे में सुना तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस परिवार और किस खून से है जो उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं। कुछ देर के बाद आदित्य ने रमाकांत को अपने दो सेवकों और ईश्वरी ने किस तरह से घर से बाहर निकाल दिया था, ये वाला किस्सा भी सुनाया। ये सुनते ही रमाकांत को उन सेवकों पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अपने दोनों सेवकों को सुरक्षा की सेवा में भेज दो और आगे कभी भी उन्हें अपने साथ लेकर मत जाना। वो तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है। रमाकांत के इस गुस्से की वजह आदित्य को समझ ही नहीं आई, तो उसने सवाल करते हुए कहा, पर मैं अपने सेवकों को क्यों अपने साथ ना रखूं? आदित्य के पिता, जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे और जिनका नाम कुमार था, कुमार को अपने पिता की बात कुछ हद तक समझ आ गई थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे और अपने पिता दोनों की तरफ देखकर कहा, पिताजी, मैं उन्हें सुरक्षा सेवा में भेजने का इंतजाम करता हूं। कुमार की बात सुनने के बाद रमाकांत ने आदित्य की किसी बात का जवाब नहीं दिया और उसे ही कहा, आदित्य, तुम अपनी बात को कहना जारी रखो और मुझे आगे ये बताओ कि तुमने ईश्वरी से और क्या क्या बातें कही। रमाकांत के आदेश पर आदित्य ने आगे की बात कहना शुरू की। उसने ईश्वरी को अमृत भोजनालय आने और देवकली विद्यालय जाने से लेकर चंदन से मुलाकात तक की बात कह दी। जैसे ही रमाकांत ने चंदन का नाम सुना, वैसे ही उन्होंने कुमार और आदित्य से कहा, उन दोनों सेवकों को सुरक्षा सेवा में भेजने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे वफादार हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। उन दोनों को पहाड़ों के साथ अभ्यास करने दो और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तब हम उनका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। रमाकांत ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि पहाड़ों के अभ्यास की बात चंदन ने कही थी और वो चाहता था कि दोनों सेवक अच्छे से शक्तिशाली बन जाएं और अच्छे से अभ्यास करें। रमाकांत की बात सुनकर उनके बेटे कुमार ने कहा, पिताजी, मैं समझ गया हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। कुमार के बाद रमाकांत ने आदित्य से कहा, तुम अपनी परीक्षा में आगे बढ़ गए हो और तुमने काफी अच्छे से गंगेश्वरी में जाकर काम किया है, लेकिन इससे तुम्हारी शक्तियों में कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी आगे चलकर तुम अपने पिता की जगह और शक्ति दोनों हासिल कर सकते हो। रमाकांत की बातें आदित्य की समझ से बाहर जा रही थी। उसने बहुत अजीब नजर से अपने पिता और दादा की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे समझा देंगे। आदित्य के बाद रमाकांत ने कहा, कुमार, तुम इसे आगे की बात बताओ। रमाकांत का आदेश पाते ही कुमार ने अपने बेटे से कहा, आदित्य, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों तुमसे वो सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दादाजी और अधीरा परिवार के ज्ञान सागर में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है। कुमार के इस सवाल का सीधा सीधा जवाब आदित्य को पता था और उसने कहा, जाहिर सी बात है कि दादाजी ही ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि दादाजी और ज्ञान सागर दोनों ही आसमान की 3 गुना शक्ति के बराबर हैं और दोनों ही आसमान में हवा की तरह उड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही लड़ाई होती है,
वैसे ही इन दोनों के बीच में दादाजी हमेशा से ही सबसे ताकतवर माने जाते हैं। और उसके अलावा अगर पद की बात की जाए तो दादाजी नैरोगढ़ के सुरक्षा मंत्री हैं और ज्ञान सागर भी अपने राज्य का एक मंत्री है। पर फिर भी शक्ति के मामले में वो हमेशा दादाजी के काफी पीछे रहा है। आदित्य से जवाब पाकर रमाकांत और कुमार ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद कुमार ने फिर से सवाल करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम ये जानते हो कि ईसुरी और अधीरा परिवार के बीच में काफी लड़ाई हुई है और ईसुरी ने उनके एक बेटे को मार दिया है, तो इस मामले को तुम कैसे खत्म कर सकते हो? कुमार का ये सवाल आदित्य पहले से भी जानता था और इस बारे में बात कर चुका था, इसलिए सोच समझकर जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अधीरा परिवार से उनके बेटे की मौत के बाद भी सब कुछ ठीक करना है तो हमें सबसे पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए। पहले गलती ईसुरी भाई से हुई है, इसलिए हमें ही पहला कदम उठाना होगा। आदित्य अपनी उम्र के हिसाब से सीधी बात कर रहा था, पर कुमार ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अगर ऐसा सोच भी लो कि ईसुरी अधीरा परिवार से माफी मांग लेगा और अगर उसके बाद भी अधीरा परिवार ईसुरी के ऊपर हमला करता रहा तो फिर माफी मांगने का क्या मतलब है? हालांकि हम सब मौके का सच अच्छे से जानते हैं, कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना सच्चा है, ये सबको पता है। अपने पिता की बात को आदित्य ने बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद रमाकांत और कुमार के पास जाकर धीरे से बोला, पिताजी, जब मैं गंगेश्वर गया था और पूछताछ कर रहा था तब मुझे बहुत ही अलग तरह की बातें पता चली। एक तो ये कि अधीरा परिवार जितना हमें पता है उससे ज्यादा मजबूत है। गांव में कुछ लोगों का कहना है कि अधीरा परिवार सामान्य लोगों को घरों से उठाकर उन्हें युद्ध कला सिखाता है। बाद में मुझे पता चला कि ये सच है और वाकई वो लोग कुछ खास लोगों को युद्ध कला और जादू सिखा रहे हैं और जिसे आप लोग असल में ज्ञान सागर समझ रहे हैं वो किसी और का ही आदमी है। आदित्य अपनी पूछताछ में पता चली हर एक बात अच्छी तरह से अपने पिता और दादा को बता रहा था। कुमार ने उसकी बात सुनी और उसके बाद कहा, देखो आदित्य, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो असल में कौन है। अगर वो राजा का बेटा भी होता तो भी उसकी हरकतें यही रहती। इसलिए तुमने जो कुछ भी गंगेश्वरी में उनके परिवार के साथ किया वो गलत किया। तुम ज्यादा सोचने की वजह से ये सब कुछ कर रहे थे। जहां कुमार अपने बेटे को कुछ और कह रहा था, वहीं रमाकांत का इस बारे में कुछ और ही कहना था। उसने आदित्य से कहा, आदित्य बेटा, सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने अपने भाई ईसुरी के साथ किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़ी और ना ही अपने सेवकों की बातों में आए। इससे साफ पता चलता है कि तुम अपने दिमाग से सोचते हो और लोगों की बातों को पूरी तरह से नहीं मानते। हालांकि अधीरा परिवार से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर तुमने कुछ गलत किया, पर अगली बार से इस बात का ध्यान रखना, हमारा चाक्यार परिवार कभी भी किसी से नहीं डरा है और फिर भले वो ज्ञान सागर ही क्यों ना हो। बाकी इस काम को करने में तुमने थोड़ी सी देरी कर दी है, इसलिए तुम्हें इस साल कोई भी पद नहीं दिया जा सकता है। अगले साल कुमार तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर सोच लेगा। रमाकांत अपने परिवार और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता था। समय समय पर वो उन्हें ज्ञान भी देता था। रमाकांत की सब बातें सुनकर आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, दादाजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं फिर से गंगेश्वरी जाना चाहता हूं। आदित्य के इस सवाल पर रमाकांत बिना सोचे ही मान गए और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। आदित्य और रमाकांत की बात खत्म होने के बाद आदित्य रमाकांत के कमरे से चला गया और अब इस कमरे में बस रमाकांत और कुमार ही थे। कुमार के मन में ईसुरी और उसके पिता को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उसे नहीं मिला था। आज मौका पाकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये ईसुरी के पिता। कुमार अपनी बात पूरी करता उसके पहले रमाकांत ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है बेटा। रमाकांत ने आज तक ईसुरी के पिता का सच अपने ही बेटे से छुपा रखा था। उसे नहीं समझ आया था कि इस बारे में वो किसी से भी क्या बात करे। रमाकांत को नहीं पता था कि उसके जीवन में कब इस कहानी का अंत होगा। ईसुरी के पिता के बारे में सिर्फ चंदन, रमाकांत और खुद ईसुरी जानता था। इसके अलावा इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। कुमार को जब समझ आ गया कि उसके पिता उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, कितनी अजीब बात है कि हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सब कुछ छुपा हुआ है। खैर, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं इस मामले को। कुमार इतना कहकर रमाकांत के कमरे से बाहर चला गया।
कुमार के जाते ही रमाकांत थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और उसके बाद धीरे से मुस्कुरा दिया। रमाकांत को पता चल चुका था कि ईसुरी के पास उसकी परछाई चंदन पहुंच चुका था और आदित्य भी ईसुरी से मिलकर आ चुका था और ईसुरी ने इन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। इसका यही मतलब है कि उसने अपनी पहचान जो चाक्यार परिवार से जुड़ी हुई है उसे पूरी तरह से मान लिया है। ईसुरी का असली परिवार कौन सा था? क्या रमाकांत से ईसुरी के माँ बाप फिर कभी मिलने आएंगे? इन